नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं इतिहास अध्ययन की एक नई श्रृंखला में। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग में के टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार कार्यों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हमारा ध्यान वॉरेन हेस्टिंग के संबंध पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य रुहेला, रुहेलखंड, बनारस एवं अवध की बेगमों के साथ कैसे संबंध थे उसके बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम के साथ वॉरेन हेस्टिंग के क्या संबंध थे उसके बारे में पढ़ा। इसे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जाता है और मुगल बादशाह शाह आलम से कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र पुनः वापस लेकर के अवध के नवाब को दे दिया जाता है। मुगल बादशाह को जो 26 लाख रुपए सालाना की पेंशन दी जाती थी उस पेंशन को भी वापस ले लिया जाता है। और दूसरी तरफ किस तरीके से 1771 की एक संधि के द्वारा बनारस का जो भू क्षेत्र होता है वह अंग्रेजों को मिल जाता है अवध के नवाब के द्वारा, और बदले में 50 लाख रुपए के बदले कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र जो मुगल बादशाह से ले लिया गया था पुनः अवध के नवाब शुजाउद्दौला को दे दिया जाता है। एक तरीके से अवध के नवाब के साथ एक संधि की जाती है। वह संधि होती है नवगठित कंपनी शासन को, ब्रिटिश साम्राज्य को मराठाओं के आक्रमण से बचाने के लिए, अफगानों के आक्रमण से बचाने के लिए। इसी कड़ी में हम रुहेलखंड के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि रुहेलखंड के साथ वॉरेन हेस्टिंग के कैसे संबंध होते हैं। रुहेलखंड भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित है। यह एक उपजाऊ प्रदेश है जहां रोहिल्ला अथवा अफगान सरदार रहा करते थे। उस समय उनका नेता रहमत खान था। दोस्तों, हमें पता है कि अफगानों में समानता की भावना होती थी। वहां एक सरदार दूसरे सरदार को समान रूप से देखते थे, या फिर एक तरीके से आप यह कह लें कि एक प्रजातंत्र का अंश दिखता था अफगानों में। तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस रुहेलखंड को जीतने की इच्छा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने व्यक्त की थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वस्तुतः रुहेलखंड के इलाके पे दो तरफ से खतरा था। पहले तरफ से मराठा आक्रमण का भय था, दूसरे तरफ अवध के आक्रमण का भय था। तो इस भय के समय में 1771 ईस्वी में मराठी आक्रमण के भय से जो मराठों ने जब रुहेलखंड पर आक्रमण की धमकी दी थी, तब रुहेलखंड के नवाब सरदार रहमत खान ने अवध और रुहेलखंड दोनों के बीच एक संधि की। इस संधि के तहत तय हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संधि के तहत यह तय हुआ कि अगर मराठा रुहेलखंड के इलाके पे आक्रमण करते हैं तब अवध का नवाब उसकी सहायता करेगा। बदले में रुहेला सरदार 40 लाख रुपए अवध के नवाब को देगा। इस तरह की एक संधि होती है अवध के नवाब और रुहेला सरदार के बीच, जिसमें मध्यस्थ की भूमिका अंग्रेजों के द्वारा निभाई जाती है। 1773 में मराठों ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया।
किंतु नवाब और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने जो उनकी सहायता के लिए, रुहेलखंड के सरदारों की सहायता के लिए वहां थी, मराठों को मार भगाया। इस युद्ध में मराठा पराजित हुए। युद्ध के उपरांत अवध के नवाब ने रोहिल्ला सरदार से 40 लाख रुपए की मांग कर दी, जैसा कि संधि में तय हुआ था। लेकिन रोहिल्ला सरदार ने इस मांग को ठुकरा दिया और रुपये को देने में आनाकानी करने लगी। इस परिस्थिति में 1774 ईस्वी में अवध के नवाब ने रुहेला सरदार रहमत खां के विरुद्ध कंपनी से सैनिक सहायता मांगी, जैसा कि अवध के नवाब और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में समझौता हुआ था 1771 में। 1771 की जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग बाध्य था अवध को सहायता देने के लिए। इस तरह से रुहेल सरदारों और अवध के बीच युद्ध हो गया, जिसमें एक तरफ रोहेला सरदार थे तो दूसरी तरफ अवध एवं कंपनी की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में रोहेला सरदार अवध रहमत खां की हार हुई और वह युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को एवं अवध के नवाब को अनेक लाभ होते हैं। अवध के साथ रुहेलखंड के सम्मिलित होने से कंपनी राज्य की सीमा अधिक सुरक्षित हो गई एवं मराठों के आक्रमण का भय भी लगभग समाप्त हो गया। इस तरह से हम रुहेलखंड का अधिग्रहण किस तरीके से अवध एवं वॉरेन हेस्टिंग दोनों ने मिलकर के किया, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद हम बनारस के राजा चेत सिंह के साथ वॉरेन हेस्टिंग के संबंधों के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बनारस कभी अवध का भाग हुआ करता था, जिसे 1771 की संधि के द्वारा, जो बनारस की संधि हुई थी उसके द्वारा इस इलाके को अब अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। तो 1778 ईस्वी में राजा चेत सिंह से कंपनी के द्वारा 50 लाख रुपए की मांग की जाती है। राजा चेत सिंह देखते हैं कि संभवतः कंपनी खतरे में है या फिर कंपनी की स्थिति दयनीय है। इस स्थिति को देखते हुए महाराजा वॉरेन हेस्टिंग की मांग को स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें वो पैसे दे देते हैं। जब वो पैसे दे रहे थे तो संभवतः उन्हें यह पता नहीं था कि यह पहली और आखिरी बार नहीं है जब वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इतनी बड़ी रकम की मांग की जा रही है। इसके बाद क्रमशः लगातार वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा राजा चेत सिंह से पैसे मांगे गए, जिसमें राजा चेत सिंह के द्वारा असमर्थता प्रकट की गई, जिसके परिणाम स्वरूप वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है, अपनी पूरी सेना लेकर के बनारस पहुंच जाता है। बनारस के राजा चेत सिंह अपनी स्थिति से अवगत करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग मानने को तैयार नहीं होता और राजा चेत सिंह को कैद कर लेता है। इस कैद के बाद किसी तरीके से कैद से छुटकर राजा चेत सिंह ग्वालियर जाने में सफल हो जाते हैं। इस बीच बनारस की जनता विद्रोह कर देती है और इस विद्रोह में से जान बचाकर वॉरेन हेस्टिंग बनारस से भाग निकलता है। अब स्थिति यह थी कि बनारस का कोई शासक नहीं था। इस विपरीत परिस्थिति में वॉरेन हेस्टिंग राजा चेत सिंह के भतीजे को बनारस का राजा बनाता है और उसका वार्षिक कर 22.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर देता है। इस तरीके से राजा चेत सिंह को हटा करके उसके भतीजे को जब राजा बनाया जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग उसमें भी
अपना आर्थिक लाभ ढूंढ लेता है। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग की जो धन की जो लालसा थी वो इतने पे ही समाप्त नहीं होती है। वॉरेन हेस्टिंग राजा चेत सिंह को लूटने के बाद अवध के तरफ बढ़ता है। तब तक अवध के नवाब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो चुकी थी। शुजाउद्दौला चूंकि अपनी बेगम एवं अपनी माता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके नाम उसने 2 करोड़ रुपए हिब्बा कर दिया था। दोस्तों, हिब्बा मुस्लिम लॉ के अंतर्गत गिफ्ट को बोला जाता है, यानी दान दे दिया था, अगर हम शुद्ध शब्दों में बोले तो। अब जो नवाब शुजाउद्दौला था, उसकी जगह एक नया नवाब बनता है। उस नवाब का नाम होता है आसफउद्दौला, जो शुजाउद्दौला का पुत्र होता है। चूंकि अवध की स्थिति दयनीय हो चुकी थी आर्थिक मामले में, उसका विचार था कि 2 करोड़ रुपए जो उसकी माता के पास हैं, उस पे अवध के नवाब का हक है। दूसरी तरफ वॉरेन हेस्टिंग भी इस फिराक में था कि अवध के नवाब की बेगम से पैसे कैसे ऐंठे जाए। इस परिस्थिति में अवध का नवाब एवं वॉरेन हेस्टिंग मिलकर के अवध की विधवा बेगम के प्रति एक षड्यंत्र रचते हैं, जिसमें अवध की बेगमों के प्रति को ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने राजा चेत सिंह की सहायता की थी और उन्हें डराया धमकाया जाता है। उनके नौकरों को मारा जाता है, मारने की धमकी दी जाती है, उनके महल पे हमला किया जाता है। इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तंग आकर के जो विधवा बेगम होती है वो कुछ पैसे देती है, लेकिन जैसा कि चैत सिंह के साथ हुआ था, यहां भी होता है। लगातार क्रमशः नवाब के द्वारा एवं वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बेगमों से पैसे की मांग की जाती रहती है और उनकी धन की लालसा समाप्त नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज रुहेला सरदार के साथ संबंध, बनारस के राजा चेत सिंह के साथ संबंध एवं अवध की विधवा बेगम के ऊपर किस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग और अवध के नए नवाब ने मिलकर अत्याचार किया, इसके बारे में हमने जाना। अगले क्लास में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के मराठाओं के साथ संबंध एवं नंद कुमार का एक रोचक मामला के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।